साथियों, आज 29 जून 2025 को जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक का परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा संपन्न कराया गया है। उसी परीक्षा का पेपर है साथियों। पेपर एनालिसिस हम लोग करेंगे, इसका आंसर की देखेंगे। साथियों, यहाँ पर हम सिर्फ जीएस और करंट अफेयर को देखेंगे। हिंदी को हमने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। जिन साथियों ने नहीं देखा है, हिंदी का आंसर की और एनालिसिस भी अपने चैनल पर पड़ा है, उसे जाकर के देख लीजिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं साथियों। जीएस में और जीएस करंट अफेयर में पहला प्रश्न पूछा गया था, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था। सही है साथियों, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। भारत ने 6 पदक अर्जित किए थे, 1 रजत और 5 कांस्य, ये भी सही है। भारत समग्र पदक तालिका में 70वें स्थान पर, यह गलत है साथियों, 71वें स्थान पर था भारत हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में। भारत ने 16 खेलों में 117 एथलीटों को भेजा था, जो सबसे बड़ा दल था अभी तक का साथी। इसरो द्वारा स्थापित क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, यानी जैसे अमेरिका का जीपीएस है ना साथियों, वैसे ही भारत हमारा डेवलप कर रहा है नाविक नाम से। तो नाविक कौन सा हो जाएगा? इसमें विकल्प में साथियों नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। ये देखिए नाविक लिखा है, नाविक हो जाएगा। यहाँ गगन जो लिखा हुआ ना साथियों, ये गगनयान है, यानी अंतरिक्ष में मानव अभियान है। मनुष्य को अंतरिक्ष में सफर कराने के लिए, यात्रा कराने के लिए शुरू किया गया साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। इस पेपर एनालिसिस को बड़े ध्यान से देखिएगा साथियों। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका भविष्य में कोई भी एग्जाम है 2-4-6 महीने में इस वर्ष, तो इसमें से क्वेश्चन वही हूबहू रिपीट हो सकते हैं। करंट अफेयर को चाहे जीएस को, तो बड़ी बारीकी से देखिएगा आंसर को। बायोस्फीयर रिजर्व का विचार किसके द्वारा कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया। और मानव और जैव मंडल यानी कि जीव मंडल कार्यक्रम साथियों 48 का ए। 49वां देखिएगा साथियों, भारत सरकार के अधीन कौन सा वैधानिक निकाय में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी है? उत्तर हो जाएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सीबीएफसी साथियों। यह कोई भी फिल्म है, उसका अगर कोई भी अंश हिस्सा विवादित है तो उसको काटेगा। अगर कोई फिल्म समाज पर बहुत बुरा इफेक्ट डालने वाला, तो उस पर प्रतिबंध भी लगाने का कार्य करता है। 50वां प्रश्न पूछा था, 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का आधिकारिक विषय या थीम क्या था? उत्तर हो जाएगा ए, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। साथियों, कोई भी दिवस है, अगर महत्वपूर्ण दिवस है तो उसका थीम जरूर रटे रहिएगा साल भर का। 50 का ए। 51, किस भारतीय वैज्ञानिक को परमाणु विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? उन्हें अक्सर भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारत में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के फादर है साथियों। यहाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। 52वां प्रश्न पूछा गया है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा घासीदास। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने औरंगजेब के विरुद्ध सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। 53वां प्रश्न देखिएगा, 53वां प्रश्न देखिएगा, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? साथियों, उसमें रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एसएलआर होता है, एमएसएफ होता है, बैंक रेट होता है साथियों, और एक होता है साथियों ओएमओ। ये सब जो है मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी के मात्रात्मक उपकरण है। यहां देखिएगा नैतिक प्रत्यायन ये नहीं होगा, एसएलआर हो जाएगा, ओएमओ हो जाएगा, ये सीआरआर होगा, ये नहीं होगा साथियों। यहाँ सीआरआर भी होता है, नैतिक प्रत्यायन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? साथियों सोनम नदी। सोनम मतलब सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी, तीनों नदियां अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ विकल्प में नर्मदा दिया है, सही हो जाएगा। सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी, सोनम अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत में वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गलत, यहाँ 6 भी नहीं होगा, 8 हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं भारत में। केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। सही है, पहला सही, दूसरा सही। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर प्रांत को 2 हिस्सों में 2 केंद्र शासित प्रांतों में बांटा गया। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। सही है, चारों सही है साथियों। इसका मतलब ये विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आगे दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के आय, पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत वह अवधि कितनी है जिसके बाद कोई भुगतान नहीं किए जाने पर ऋण को
निष्पादित पर संपत्ति यानी एनपीए के बारे में पूछ रहा है। सिंपल सिंपल बात याद रखिएगा। एनपीए वो धनराशि होती है, अगर कोई बैंक किसी ग्राहकों को ऋण दिया है, लोन दिया है, तो वह लोन का पैसा या लोन का ब्याज 90 दिन तक अगर बैंक को नहीं मिलता है, लगातार 90 दिन तो उसका ईएमआई नहीं आता, उसका ब्याज नहीं आता है, तो बैंक का वह पैसा एनपीए हो जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तर 90 दिन। एनपीए कितने दिन में हो जाता है बैंकों का पैसा? 90 दिन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात साथियों सब लोग जानते होंगे, 3 संबंधित 2 होता है। 58वां प्रश्न देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 पुरस्कार और पुरस्कार श्रेणी। चौधरी चरण सिंह भारत रत्न पुरस्कार मिला था, सही है। बैजंती माला पद्म विभूषण मिला, सही है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी भारत ज्योति पुरस्कार और पद्म भूषण भी मिला था, दोनों सही है, यानी ये सही होगा। श्री भद्रप्पन पद्मश्री मिला था, ये भी सही है, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, उत्तर हो जाएगा डी। देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार युवा संसद किशोर सभा कक्षा 9 से 12 के बारे में कौन सा कथन गलत पूछा गया है? प्रत्येक सत्र में लगभग 50 से 55 छात्र प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं, सही है साथियों। चर्चा के किए जाने वाले विषय विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, ये साथियों ये भी सही है। अभी आरंभ हो रहा है, आप युवा हैं, अभी आप पॉलिटिक्स सीख रहे हैं, अभी आप राजनीति को सीख रहे हैं और तत्काल विवादित मुद्दों को उठाएंगे तो उचित नहीं होगा, ये भी सही है। भागीदारी प्रतिवर्ष प्रति संस्थान केवल एक ही सत्र तक सीमित है, ये भी सही है। यह युवा संसद वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया था, ये भी सही है, यानी उत्तर हो जाएगा 59 का ई साथियों। आगे 60वां प्रश्न देखिएगा, 60वां प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करने के लिए माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मंत्रालय है साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके द्वारा जो एआई संचालित पहल शुरू हुआ है वह है भाषिनी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। एक 60वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उनके प्रावधानों के साथ मिलान कीजिए। अनुच्छेद संख्या और प्रावधान। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार, सही है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये उत्तर हो जाएगा साथियों। मैच कराएंगे, देखा जाए ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, ये डी वाला उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा करने के लिए दिसंबर 2005 में योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी के आकलन से है। निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वां संविधान, तो साथियों 3 बार संविधान संशोधन हुआ, 21, 71, 92। 92वां संविधान संशोधन में बीडीएमएस यानी बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये चारों सही है, इसका मतलब ई वाला उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन गलत नहीं किए होंगे आप लोग। 64वां प्रश्न है, 2023 में आयोजित किस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई? विशेष रूप से पेरिस समझौता और विकासशील देशों के जलवायु वित्त पोषण के संबंध में था। यह साथियों कोप 28 की बात हो रही है, कोप 28 से संबंधित है। 64 का उत्तर हो जाएगा ए। 65वां प्रश्न देखिएगा, रेल बजट 2016-17 में शुरू की गई पहल, किस पहल का उद्देश्य गति प्रतिबंधों को हटाकर पारंपरिक ट्रेनों को MEMU मेमो और डेमो से बदलकर ट्रेन की गति बढ़ाना था? तो साथियों मिशन रफ्तार था। मिशन रफ्तार 2016-17 में शुरू किया गया था, जिसमें साथियों वंदे भारत, तेजस, हमसफर, ये तमाम ट्रेन चल रही है मिशन रफ्तार के अंतर्गत। अगला देखिएगा, मैक एड्रेस के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा, यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दिया गया विशिष्ट पहचान है। जो निर्माण करता है वही एक विशिष्ट पहचान देता है। 66 का डी हो जाएगा। 67वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज होता है? साथियों राउटर होता है, राउटर। 68वां प्रश्न देखिएगा, दी गई भंडारण प्रौद्योगिकी को उनकी विशिष्ट विशेषताओं से मिलाइए। देखिएगा पहला दिया है EEPROM, साथियों इसी से मिलान कर सकते हैं आप सबको। ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक और ई से होता है इरेजेबल। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल यानी विद्युतीय रूप से मिटाने योग्य जो प्रोग्राम है, रोम है, उसे कहते हैं EEPROM।
ये हो जाएगा ए का 4। तो क्या ए के 4 से हो जाता? देखिए यहाँ पर ये बालक ने भी बड़ी होशियारी से इस प्रश्न को कर दिया है। 69वां प्रश्न पूछा गया है, IPv6 को IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। सही है साथियों, IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया। ये भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन की व्याख्या करता है। समझिएगा इसको, भविष्य में भी प्रश्न आ सकता है। साथियों अभी तक जो आईपी एड्रेस यूज होता था वो 4 था। इसमें साथियों 2 से लेकर के 255 अंक तक के अंक होते थे इस आईपी एड्रेस में, तो ये सब फुल हो गए थे। तो इसी को प्रतिस्थापित करके IPv6 आया साथियों, IPv6 आया। ये IPv6 जो है ये इसको प्रतिस्थापित करके आया हुआ है। IPv6 IPv4 के जगह पर आया। IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पा रहा था, इसलिए IPv6 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 70वां प्रश्न देखिएगा, भंडारण क्षमता इकाइयों को उनके सही साइज से मिलान करिए। देखिएगा तो सबसे आसान क्वेश्चन होगा इस पेपर का। किलोबाइट क्या होता है? इसमें 1024 बाइट होता है। गीगाबाइट क्या होता है? 1024 मेगाबाइट होता है। टेराबाइट क्या होता है? टीबी 1024 गीगाबाइट जिसमें होता है। और मेगाबाइट क्या होता है? जिसमें 1024 किलोबाइट होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी साथियों। आगे देखिए अगला, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे मुख्य रूप से किसके और क्लाउड के बीच एक सेतु होता है साथियों? तो देखिएगा यह सेंसर और क्लाउड के बीच सेतु होता है। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सेंसर और क्लाउड के बीच एक पुल बनाता है इंटरनेट ऑफ थिंग। 72वां प्रश्न देखिएगा, सब टोटल 9 A1 A10 किस प्रकार से सम A1 से 10 से भिन्न है? तो देखिएगा इसमें क्या होगा कि अगर इस कमांड से इस कमांड में हम आएंगे तो ये क्या करता है कि जो भी हाईलाइट नहीं होना होगा उसको हाइड कर देगा, यानी कि सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सब टोटल मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों को फिल्टर के साथ अनदेखा कर देता है, हाइड कर देता है। बस ये उत्तर हो जाएगा। 73वां प्रश्न देखिएगा, एक ऐसा तरीका जिसमें ईमेल एड्रेस URL में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, आज एकदम नॉर्मल हो गया यह, जबकि किसका उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देता है। साथियों यहां पर हो जाएगा स्पूफिंग। स्पूफिंग इसको कहते हैं स्पूफिंग, और इसको कहते हैं फिशिंग। फिशिंग गलत तरीके से किसी के कंप्यूटर का उपयोग करना फिशिंग कहलाता है, और ईमेल एड्रेस में फेरबदल जो है स्पूफिंग कहलाता है। आपका मोबाइल चोरी हुआ, किसी भी हैकर को प्राप्त हुआ, तो वो आपके मोबाइल के माध्यम से साथियों आप भले ही इसको लॉक किए हैं, वो ऐसा स्पूफिंग कर देंगे और फिशिंग कर देंगे कि आपके मोबाइल का क्लोन बना करके सारे ईमेल और मैसेज और OTP आने लगेंगे साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा 73 का ए, स्पूफिंग और फिशिंग। और इसी में अगर SMS के थ्रू आएगा तो उसको स्मिशिंग कहते हैं। स्मिशिंग भी पूछ सकता है। स्मिशिंग क्या होता है? स्मिशिंग का मतलब हो गया SMS प्लस फिशिंग। SMS प्लस फिशिंग इज इक्वल टू स्मिशिंग। एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है, उन्हें बढ़ाता है, उसे प्रायः क्या कहा जाता है? बोट कहा जाता है साथियों। बोट, चैटबोट नाम सुने होंगे आप लोग, टेलीग्राम पे भी देखे होंगे। ये क्या करता है? स्वचालित साथियों, स्वचालन का उपयोग करके ऑटोमेटिक ये चलेगा। आप एक बार कमांड दे दीजिए, अपने आप वो बढ़ेगा। बॉट होता है साथियों वो। 74 का उत्तर ए हो जाएगा। हार्डवेयर घटक को उनके कार्यों से मिलान करिए। देखिएगा यहाँ पर रैम लिखा है, रैम को ही मिलान कर दीजिए। सक्रिय प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी डेटा संग्रह है। रैम में जो डेटा है, जैसे हमारे कंप्यूटर में ये ओपन हुआ है साथियों, तो ये रैम में है। अभी इसको हम शट डाउन कर देंगे तो ये हमारे मेन मेमोरी यानी रोम में चला जाएगा। तो क्या इससे हम कर सकते थे? B1 से। देखिएगा B1 से हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। होशियारी के साथ जिसका पेपर था उसने उत्तर कर दिया है साथियों। बाकी मिलान कर लीजिएगा, 3 1 4 2 तो हो जाएगा 3 1 4 और 2, इसका उत्तर जाएगा। CPU का मतलब होता है निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना। GPU का मतलब होता है ग्राफिक्स और विजुअल डेटा की डेडिकेटेड प्रोसेसिंग करना साथियों। और SSD होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, स्थायी डेटा के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, स्टोरेज होता है। 76 नंबर देखिएगा, वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है साथियों। सर्वर दिया है ऑप्शन में, प्रॉक्सी सर्वर लिखा हुआ है। प्रॉक्सी सर्वर उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोध और सर्वर प्रतिक्रियाओं, जो सर्वर का रिएक्शन होता है और क्लाइंट का एप्लीकेशन होता है, उसमें मीडिएटर का काम कौन करता है? सर्वर करता है साथियों। डोमेन नेम प्रणाली DNS के संबंध में गलत कथन की पहचान करिए।
साथियों डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम यानी डोमेन नाम प्रणाली। इसके बारे में डीएनएस सर्वर डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का उपयोग करता है, सही है। डीएनएस जोन ट्रांसफर के लिए टीसीपी और क्वेरीज के लिए यूडीपी का प्रयोग करता है, ये भी सही है। डीएनएस कैशिंग नेटवर्क क्षमता को सुधार करता है, ये भी सही है। डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है, ये भी सही है। तो साथियों ई वाला उत्तर हो जाएगा, गलत इसमें से कोई नहीं है। अगला देखिएगा, एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन को पहचानिए। निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या स्तंभ संदर्भों को लॉक करने के लिए डॉलर का सिंबल प्रयोग किया जाता है, सही है। 78 का ए ही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला देखिएगा, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग। प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य है? टोकनाइजेशन पूछ रहा है। टोकनाइजेशन क्या होता है साथियों? टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में बांटना होता है। टोकनाइजेशन मतलब टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में बांटना होता है। आगे देखिएगा 80, 79 के बाद 80। 80वां प्रश्न देखिएगा, मोबाइल टैबलेट स्क्रीन के प्रकारों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित करिए। देखिए साथियों, मोबाइल और जो ये डिजिटल बोर्ड है या फिर कंप्यूटर टैबलेट है, उसके स्क्रीन के कई प्रकार होते हैं। एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, एमोलेड हो गया, ये नई और भी टेक्नोलॉजी के आ गए हैं साथियों। तो इनके बारे में आप याद रखे रहिएगा। इसका उत्तर फिलहाल हो जाएगा डी, 4 3 1 2। 4 3 1 2 लिख लीजिएगा, इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा। एमोलॉइड क्या होता है? विविड रंग वास्तविक काले सेल्फ लिट पिक्सल वाले होते हैं। एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले साथियों। बैकलिट बजट डिवाइसों में सबसे आम होता है एलसीडी। एलसीडी के बाद आया था साथियों एलईडी। रेटिना डिस्प्ले उच्च पिक्सल डेंसिटी वाला होता है, जैसे एप्पल फोन होता है। ई इंक साथियों कम शक्ति और ई रीडर्स में जो प्रयोग होता है। आगे देखा जाए 81वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए तथ्यों में से कितने सही हैं पूछ रहा है। यह हिंसा से शिकार महिलाओं के पुनर्वास सर्जरी के लिए गलत। हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों के लिए ये भी नहीं होगा साथियों। यह कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए जो हिंसा से प्रत्यक्ष शिकार है, ये भी गलत। सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जाता है, सिर्फ एक सही होगा साथियों, ये 4 वाला सही है। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित खेलों से मिलान करिए। साथियों इस क्वेश्चन से आप एक सबक लीजिएगा, सीख लीजिएगा। कभी भी आपसे फेमस खिलाड़ी के विराट कोहली कौन सा खेल खेलते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। जो वर्तमान में चर्चित खिलाड़ी हैं और वो खेल बड़ी कम सुने रहते हैं सामान्यतः लोग, उनसे प्रश्न उठा देता है। देखिएगा मीना शाह बैडमिंटन संबंधित है। रणवीर सिंह वॉलीबॉल खेलते हैं। वंतिका अग्रवाल शतरंज खिलाड़ी हैं और प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा? तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये हो जाएगा साथियों। बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान करिए। यूपी स्पेशल में बदायूं के बारे में सिर्फ पूछा है। बदायूं के पुराने नामों में से एक नाम बुद्धमऊ सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 ईस्वी में बदायूं का किला फतेह नहीं साथियों, 1196 नहीं, 1197 98 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया था, सही है, ये भी सही है। बदायूं 1801 में ब्रिटिश नियंत्रण में आया था, ये भी सही है। यानी कि कौन सा गलत है? तो बी वाला गलत हो जाएगा, 83 का बी उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 जिसे 2022 में संशोधित किया गया, इसका उद्देश्य इंडिया द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। यह जो पॉलिसी है लागू किया गया है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, कितने साल तक इसकी वैलिडिटी है? इसकी वैधता साथियों 5 वर्ष होगी, 5 वर्ष। उत्तर इसका हो जाएगा ए। वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था, गलत है। यहाँ तो महापरिनिर्वाण हुआ था ना साथियों। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मृगदाव पार्क में। कुरु पंचाल वत्स विदे मध्य देश के प्रमुख महाजनपदों में से थे जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते हैं, सही है। सम्राट अशोक ने मध्य देश में कई लोक कल्याणकारी कार्य कराए, सही है साथियों। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा क्या है? सही पूछा है, तो सही 2 हो रहा है ना, 2 और 3 ये सही हो जाएगा, 85 का ए।
साथियों यह पेपर के अगर स्तर की बात करें, लेवल की बात करें, तो आसान पेपर नहीं था। यह मॉडरेट से लेकर के कठिन की तरफ का पेपर था साथियों। आप लोग हतोत्साहित मत होइएगा। पेपर में अगर 60% तक आप लोगों ने सही प्रश्न किया तो बहुत शानदार किया है। असल में साथियों बाद में पेपर सॉल्यूशन करना और परीक्षा के टाइम में 2 घंटा उस मानसिक प्रेशर में बैठ करके पेपर सॉल्व करना बहुत बड़ी बात हो गई। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने किया होगा इतना प्रश्न 55 से 60% क्वेश्चन, वो एक योद्धा है। ऐसे लगे रहिएगा साथियों, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों को उनसे संबंधित ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वस्तुओं से सुमेलित करना है। भदोही का कालीन, कन्नौज का इत्र, लखनऊ का चिकनकारी, मुरादाबाद का धातु शिल्प, मुरादाबाद पीतल नगरी। साथियों यूपी स्पेशल मैराथन क्लास में हम लोगों ने किया है, और अगर आप कल के वीडियो यूपी स्पेशल को देखे होंगे तो 4-5 क्वेश्चन तो जरूर है। जैसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड, इलाहाबाद, प्रयागराज पूछा गया ना, क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए थे। ये भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसमें चर्चा किए थे, उससे ये क्वेश्चन हो जाता साथियों। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियां उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती है साथियों? शारदा नदी और खखरा नदी। शारदा नदी और खखरा नदी उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है साथियों, उसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। 88वां अभिकथन दिया है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। सही बात है, यूपी की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गलत है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। राजस्थान के बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश होगा। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है साथियों, चौथा राज्य है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। 88 का बी। 89वां क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? कौशाम्बी उत्तर हो जाएगा साथियों, कौशाम्बी। 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर के इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद कहा गया साथियों? अब यह प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अकबर ने किया था साथियों, जाना जाता है साथियों ईला देवी के नाम पर। ईला देवी के नाम पर अकबर ने इलाहाबाद बसाया था। ईला देवी के नाम पर अकबर ने इलाहाबाद बसाया था। 91वां देखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? बेरोजगारी भत्ता के लिए एलिजिबल कौन नहीं है? उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सही है, होना चाहिए। उम्मीदवार की कुल पारिवारिक आय 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही है ये भी। उम्मीदवार वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए। किसी भी निजी या सरकारी नौकरी में काम न कर रहा, ये भी सही है। उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि तमिलनाडु का है तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता थोड़ा ना मिलेगा। चारों सही है, यानी कि ई वाला विकल्प इसमें मानदंड में नहीं है। 91 का उत्तर हो जाएगा ई। 92 देखिएगा, यूपीएमएसएमई नीति 2022 में आई थी साथियों, ये भी याद रखिएगा। यूपीएमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई का स्टाम्प ड्यूटी में कितना छूट दिया गया है साथियों? पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 100% छूट दिया गया है। 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट दिया गया। उत्तर हो जाएगा 92 का सी। अगला देखिएगा, स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है साथियों? ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी साथियों? रोड्रिक्स ने इसकी आधारशिला रखी थी, रोड्रिक्स। क्या उत्तर हो जाएगा? लखनऊ में और रोड्रिक्स, ये ए वाला उत्तर हो जाएगा। स्मृतिका युद्ध स्मारक लखनऊ में है, और लखनऊ में लखनऊ कैंट में है, और जनरल एस.एफ. रोड्रिक्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान करिए। देखिए यूपी का नया विधान भवन बना है, तो जरूर आपको पता होना चाहिए कि उसमें आर्किटेक्चर कौन था, उसका प्रमुख वास्तुकार कौन था साथियों? ये उत्तर हो जाएगा ए, सर स्वीनन जैकब और हीरा सिंह उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य आर्किटेक्चर थे साथियों। संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर सृजित किया गया और इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। साथियों आपको डेट नहीं पता है, अगर आपको पता हो कि संत कबीर नगर जिला का मुख्यालय खलीलाबाद है, तब भी आप प्रश्न कर सकते हैं। 96वां क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आज आपका पेपर हो रहा है, कल आपको एक मैराथन दिए थे, उसमें ये क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न,
बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन दो बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार हो रहा है? तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल, कहाँ है? ये हो जाएगा डी वाला, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल वितरण निगम। विद्युत विभाग में ये दोनों जो एजेंसियां हैं यह साथियों निजी हो जाएंगी। अगला, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट नेम है गीडा। गीडा अस्तित्व में कब आया? 1989 में आया था साथियों, 30 नवंबर 1989। 1989 भी अगर आपको याद है तो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा उर्दू 1989 में। गोरखपुर से अलग होकर के महाराजगंज जनपद बना 1989 में। गोरखपुर में गीडा का निर्माण हुआ 1989 में। अगला 99वां प्रश्न देखिएगा साथियों। 99वां प्रश्न क्या पूछा है? मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की? तो साथियों पिंक बस सेवा, महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए यूपी में शुरू हुआ। 6वां और अंतिम प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। इस प्रकार हमने साथियों जीएस करंट अफेयर का आंसर को कर लिया। हिंदी का हमने आंसर करके पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया था।